गुड आफ्टरनून बच्चों। तो JEE में वेक्टर में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 128 तक डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट अस हैव दैट प्रॉब्लम नंबर 129। इसमें द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 and 3 ऑन x एंड z एक्सिस। मतलब ऐसा प्लेन जो y एक्सिस को पैरेलल है और जो x एक्सिस पर और z एक्सिस पर 2 और 3 इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ऐसे प्लेन का मुझे इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। बट क्योंकि वो प्लेन y एक्सिस को पैरेलल है, मतलब y की वैल्यू वहाँ 0 रहेगी, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। उसके बाद x इंटरसेप्ट 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर है 2। उसके बाद c की वैल्यू है हमारे पास में 3, सो दैट गिव्स यू x/2 प्लस z/3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 2z अपॉन 6 इक्वल टू 1, सो 3x plus 2z equal to 6 is the equation of that plane which cuts off intercept 2 and 3 on x and z axis and which is parallel to y axis. प्रॉब्लम नंबर 130 भी कुछ ऐसा ही है। उसमें भी कहा है अ प्लेन पाई मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन z एंड x एक्सिस। अब थोड़ा सा जरा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी। 3 and 4 ऑन z एंड x एक्सिस, यानी 3 जो है वो z एक्सिस का इंटरसेप्ट है और 4 जो है वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। हम लोग कैसा है x y z पढ़ते हैं तो हम पहले x को 3 कंसीडर कर लेते हैं, y को 4 कंसीडर कर लेते हैं और प्रॉब्लम गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको ध्यान से पढ़ के ही करने का है कि z एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 है और x एक्सिस का इंटरसेप्ट 4 है। तो अगेन इसी के तरह इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ये प्रॉब्लम नंबर 130 है। तो अगेन यहाँ पर y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए y इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और बाद में x/4 आएगा क्योंकि x इंटरसेप्ट 4 दिया है, प्लस z/3 इक्वल टू 1, सो दैट गिव्स यू 3x प्लस 4z/12 इक्वल टू 1, सो 3x plus 4z equal to 12. That is the solution of problem number 130. अब इसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 131, उसमें क्या कहा गया है देखो। इफ द प्लेन x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू d पास थ्रू द पॉइंट 1 to 4, देन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय इट ऑन x y z एक्सिस आर। इसका मतलब तुमको x y और z इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है और z इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये x माइनस 3y प्लस 5z प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन का इक्वेशन हमें दिया है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो प्लेन है ये पॉइंट 1 to 4 से पास हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू d, सो दैट गिव्स यू 1 माइनस 6 प्लस 20 इक्वल टू d,
सो दैट गिव्स यू 21 माइनस 6, यानी डी की वैल्यू मुझे मिल गई 15। ठीक, आगे फिर लिख सकता हूँ मैं, पुटिंग d इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू डी के जगह आ गया 15। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ x, y और z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे ये प्लेन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 होता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इसीलिए मुझे यहाँ डिवाइड बोथ साइड बाय करना पड़ेगा 15, तो हमें मिलेगा x बाय 15 माइनस 3y बाय 15 प्लस 5z बाय 15 इक्वल टू 15 अपॉन 15 यानी 1। तो ये आंसर आ जाएगा x अपॉन 15 माइनस y अपॉन 5 हो जाएगा प्लस z अपॉन 3 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1 होगा। एंड कंपेयरिंग इट, इसके साथ कंपेयर करने पर a की वैल्यू आएगी 15, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 15, 5, 3। तो इस तरह से हम वो इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 131। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर देखते हैं 132। ये प्रॉब्लम नंबर 131 था। देन विल सी प्रॉब्लम नंबर 132। प्रॉब्लम नंबर 132 में क्या कहा गया है, देखो। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a, b, c। यानी यहाँ पर वो जो प्लेन है वो x एक्सिस को पॉइंट a में, y एक्सिस को पॉइंट b में और z एक्सिस को पॉइंट c में इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं उसकी फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे रहेगा, इस तरह से वो प्लेन होगा। जो x एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है a, y को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट b, और z को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट c। ठीक, तो इसका मतलब ये पॉइंट a x एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट में a 0 0 कंसीडर करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट 0 b 0 कंसीडर करता हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर कर सकता हूँ 0 0 c। ठीक, और अब इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद में जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो सेंट्रॉइड है, वो सेंट्रॉइड हमें दिया गया है अल्फा बीटा गैमा। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर मैं सेंट्रॉइड फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा अल्फा इक्वल टू a प्लस 0 अपॉन 3, तो इससे a की वैल्यू मुझे मिल गई 3 अल्फा। उसी तरह से बीटा इक्वल टू मिलेगा 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 3 बीटा, और गैमा इक्वल टू मिलेगा 0 प्लस c अपॉन 3, सो दैट गिव्स यू c इक्वल टू 3 गैमा। सो इस तरह से मुझे अल्फ़ा बीटा और गैमा के फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे प्लेन का इक्वेशन अगर निकालना है तो मुझे मेरे पास में इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, इसीलिए मैं प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूंगा। अब यहाँ मैं ए बी और सी की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा x अपॉन 3 अल्फ़ा प्लस वाई अपॉन 3 बीटा प्लस जेड अपॉन 3 गैमा इक्वल टू 1। आगे मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x अपॉन अल्फ़ा, यहाँ पर 3 कट होके बचेगा y बाय बीटा, यहाँ 3 कट होके बचेगा z बाय गैमा एंड इक्वल टू 3। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन in case of problem number 132। प्रॉब्लम नंबर है 133। If a plane meets coordinate axis at a, b, c and centroid of triangle is 1
4। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो ये प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली है तो वैसा ही, बट यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में अल्फा बीटा गैमा दिया था, यहाँ पर तुमको 1 2 4 दिया है। अगर मैं फिर वही पार्ट कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a0 0, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 b 0, सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 c, और फिर सेंट्रॉइड फार्मूले से 1 इक्वल टू मिलेगा a/3, 2 इक्वल टू मिलेगा b/3 और 4 इक्वल टू मिलेगा c/3। तो इस तरह से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 3, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू मिलेगी 12। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, यानी x/3 प्लस y/6 प्लस z/12 इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब सवाल ऐसा है कि ऑप्शन हमको ये फॉर्म में दिया है क्या? अगर ये फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो ओके, नहीं तो फिर इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 3, 6 और 12 का एलसीएम आता है 12, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12 करते हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ बचेगा 4x, इसको 12 से मल्टीप्लाई करने पर 6 और 12 में डिवीजन होकर 2 आएगा, तो यहाँ आएगा +2y प्लस z इक्वल टू 12। So that gives you the required option. So that is the solution of problem number 133. Now problem number 134 में कहा गया है the equation of plane which cuts equal intercept of unit length on coordinate axis। equal intercept इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c ऑफ यूनिट लेंथ, इसका मतलब हो गया 1। इसका मतलब प्लेन का इक्वेशन जो वो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, ये प्लेन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन ऑलरेडी तुमको कहा गया है कि इंटरसेप्ट इक्वल है और उनकी लेंथ यूनिट है, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1, मतलब x/1 प्लस y/1 प्लस z/1 इक्वल टू 1। इसका मतलब अल्टीमेट इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 134। देन उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 135, वो प्रॉब्लम नंबर प्रीवियस प्रॉब्लम 132 और 133 के जैसा है, वो आप लोग देख लोगे। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 136। सो लेट अस हैव दैट प्रॉब्लम नंबर 136। तो इस प्रॉब्लम नंबर 136 में प्लेन का इक्वेशन कहा गया है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 3 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द पॉइंट a, b, c। देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इज, तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है वो हमें निकालना है। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमको दिया है वो है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू दिया है 3। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को प्रॉपर अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो मुझे डिवाइड बोथ साइड बाय करना पड़ेगा 3, तो मुझे मिलेगा x/3a प्लस y/3b प्लस z/3c इक्वल टू 1। क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जब लिखते हैं तो राइट साइड में 1 आना चाहिए, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब देयरफॉर x इंटरसेप्ट हो जाएगा उसका 3a, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 3b और z इंटरसेप्ट हो जाएगा 3c। इसका मतलब पॉइंट a के कोऑर्डिनेट आएंगे 3a 0 0, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 3b 0, पॉइंट c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 3c। ठीक, उसके बाद अब मुझे यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालने को कहा गया है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आएगा, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आएगा x इक्वल टू 3a प्लस 0 अपॉन 3, y इक्वल टू 0 प्लस 3b प्लस 0 अपॉन 3 एंड z इक्वल टू 0 प्लस 3c अपॉन 3। तो इस तरह से मुझे x की वैल्यू मिल गई a
y की वैल्यू मिल गई b, z की वैल्यू मिल गई c, तो वो जो सेंट्रॉइड है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, b, c। तो ऐसा प्लेन जिसका इक्वेशन हमको दिया गया है वो प्लेन का जो सेंट्रॉइड है वो आने वाला है a, b, c। अब आगे के जो प्रॉब्लम है इवन 137 बोलो या 138 बोलो, ये सारे प्रॉब्लम है उसी कैटेगरी के, इसीलिए वो प्रॉब्लम सब तुम लोगों को करके देख लेना है ना। अब हम थोड़े से अगले लेवल पर अगले कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं। हमने एक प्लेन का इक्वेशन देखा था, देखो वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप इक्वल टू p, इसमें p रिप्रेजेंट करता है, p इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसमें p क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो प्लेन ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर होगा वो डिस्टेंस मतलब होती है वैल्यू ऑफ p। और यहाँ पर n कैप यानी यूनिट वेक्टर हो गया, तो n कैप निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो अब आगे आने वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 139, हम देख लेते हैं पहले वो प्रॉब्लम नंबर 139 में क्या क्या दिया गया है। उसमें कहा गया है, देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इसका मतलब p की वैल्यू दी गई है 8, एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर n की वैल्यू दी गई है 2i प्लस j प्लस 2k। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू पता है, मुझे n वेक्टर n की वैल्यू पता है, तो मैं पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n निकाल लेता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ फिर से 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उसके बाद n कैप का फॉर्मूला वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, यानी 2i प्लस j प्लस 2k अपॉन आ गया 3। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप इक्वल टू p। सो वेक्टर r डॉट n कैप की वैल्यू आ जाएगी, इसको लिखते समय मैं सेपरेट करके लिखूँ तो 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k एंड दैट इज इक्वल टू p के जगह पुट कर लेंगे 8। सो दैट गिव्स यू द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इस तरह से वो प्लेन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 140, जहाँ पे डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिया है 5 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बोला है 2i प्लस j प्लस 2k। यानी यहाँ पर हमको p की वैल्यू दी गई है 5 और नॉर्मल वेक्टर वही है 2i प्लस j प्लस 2k, जैसे कि ये प्रॉब्लम में था। ठीक, तो इसका मतलब n कैप की वैल्यू हमको यही मिलने वाली है, सिर्फ यहाँ p की जगह जहाँ 5 था, सॉरी 8 था, उसके जगह वहाँ कितना आने वाला है 5। तो वो था प्रॉब्लम नंबर 140। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 141। अब प्रॉब्लम नंबर 141 में देखो क्या कहा गया है। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरा दिया है 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ओरिजिन यानी 0 0 0। मतलब मुझे ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और साथ में उस प्लेन पर का एक पॉइंट दिया है ओरिजिन। अगर इसके अप्रॉक्सीमेट मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो ये मान लो वो पहला प्लेन है, ठीक, और इसी के इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये दूसरा प्लेन है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, और इसी के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इस तीसरे प्लेन का इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है और जिसके ऊपर का एक पॉइंट है 0 0 0। ठीक, तो अब अगर मुझे दो प्लेन के इक्वेशन दिए हैं और उसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका जनरल फार्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन 1
प्लस लैम्बडा इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मुझे मिलेगा, हमने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक। तो इसका मतलब आंसर आएगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 प्लस लैम्बडा इंटू ब्रैकेट 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू आएगा 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन 3, ये थर्ड प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब साथ में हमको जो प्रॉब्लम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो तीसरा प्लेन है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 पुट की जाएगी। तो दैट गिव्स यू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस लैम्बडा इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दैट गिव्स यू 4 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। सो दैट गिव्स यू लैम्बडा इक्वल टू आ गया -4। अब जैसे ही लैम्बडा की वैल्यू -4 आ गई तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन 3 गिव्स, यानी इक्वेशन नंबर 3 में लैम्बडा की जगह -4 पुट कर लो। सो दैट गिव्स यू x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 -4 इंटू ब्रैकेट 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। -4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ x और यहाँ -16x यानी आएगा -15x, 2y -12y इज -10y, 3z और ये -8z यानी आ जाएगा -5z प्लस 4 -4 यानी हो जाएगा 0। अल्टीमेटली यहाँ ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय -5। सो यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय -5। तो सभी का माइनस साइन प्लस हो जाएगा। यू विल गेट 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। So that gives you the required equation of plane which pass through the intersection of two planes। तो ये था solution of problem number 141। और प्रॉब्लम में ये ऑप्शन नंबर बी है उसका, तो वो हम देख सकते हैं। उसके बाद अब अगर हम प्रॉब्लम नंबर 142 की बात कर रहे हैं तो जैसे ये प्रॉब्लम में ये दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो तीसरा प्लेन है वो ओरिजिन से पास हो रहा था। तो इंस्टेड ऑफ ओरिजिन अब तुमको वो जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ओरिजिन दिया है 1 1 1। इसका मतलब ये हो गया कि मैं प्लेन का इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखने वाला हूँ, ठीक। और जहाँ यहाँ x y z की जगह 0 पुट किया था तो x y z की जगह 1 1 1 पुट करके हम लैम्बडा निकाल लेंगे यहाँ पे, और फिर लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पुट अप करके सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन मिल जाएगा। तो वो प्रॉब्लम नंबर 142 तुमको करके देख लेना है। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 143 जिसमें कहा गया है द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ऐसा प्लेन जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वो प्लेन अगर मैं पॉसिबली ड्रॉ करता हूँ बेटा से इस तरह से, ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, प्लेन 1 और प्लेन 2। और इधर मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की, ये वाई एक्सिस ड्रॉ की और ये जेड एक्सिस ड्रॉ की, ठीक। और ये जो प्लेन है तीसरा प्लेन, प्लेन नंबर 3, ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और साथ में वो एक्स एक्सिस को पैरेलल भी है। तो ये प्लेन का इक्वेशन मुझे निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये कि हमको प्लेन का इक्वेशन तो निकालना है, लेकिन साथ में ये कहा गया है कि वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल दिया है। तो सबसे पहले मैं प्लेन का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन आएगा इक्वेशन ऑफ
रिक्वायर्ड प्लेन आएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, क्योंकि इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये पहले प्लेन का इक्वेशन, प्लस लैम्बडा इंटू दूसरे प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा देखो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू आ गया x प्लस इधर में आएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू आ गया y प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू जीरो। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। लेकिन इसमें हमको एक पार्ट अननोन दिखाई दे रहा है और वो है लैम्बडा। अब सवाल ऐसा है कि लैम्बडा कैसे निकालेंगे, तो लैम्बडा निकालना आसान है। हमको कहा गया है कि ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्लेन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो एक्स को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट आएगा 0। तो सिंस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयरफॉर 1 प्लस 2 लैम्बडा वहाँ पर क्या आएगा 0, सो दैट गिव्स यू लैम्बडा इक्वल टू आ गया -1/2। और अब ये लैम्बडा की वैल्यू -1/2 हम चाहे तो यहाँ पुट कर लेंगे या यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 गिव्स नाउ, सॉरी इक्वेशन 1 गिव्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 -1/2 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस 3y इज -y, 2z प्लस z इज 3z, -2 माइनस 4 इज -6 इक्वल टू 0। सो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक, तो ये हो गया उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन जो कि दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और साथ में वो एक्स एक्सिस को दिया गया है पैरेलल। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 143, ये प्रॉब्लम 143 था। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 144, उसमें द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 2x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 3 कंटेनिंग द लाइन, इसका मतलब वो लाइन पूरी तरह से उसी प्लेन में है, ये कहा गया है। ठीक, तो दो लाइन के इक्वेशन इसी तरह से दिए, मतलब अल्टीमेटली वो दोनों भी प्लेन के ही इक्वेशन हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हम लोग खैर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, 144 देन 145, ये सारे प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम और पार्ट डिस्कस करने वाले वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। उसका एक फॉर्मूला मैं तुमको रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे। अगर एक प्लेन का इक्वेशन मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, और उसके प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला बनता है मॉड ऑफ a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर यही प्लेन का इक्वेशन हमको ऐसे दिया है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d1 एंड वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू दिया है d2, n1
n1 और n2 कंसिडर कर लिया, ठीक। और यहाँ d1 और d2 मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर n की वैल्यू है, क्योंकि वो नंबर के फॉर्म में आने वाली स्केलर है इसलिए। तो अगर प्लेन का इक्वेशन हमको इस वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उस समय कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला आता है वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो अगर प्लेन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिए है तो हम ये दूसरा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म में दिए तो पहला फार्मूला। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हमको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, तो इसीलिए तुमको रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर ये फार्मूलेज मैंने रिमाइंड करवा दिए।